स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 सदिश। ठीक है, वेक्टर चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं सदिश। तो सदिश की सबसे फर्स्ट सदिश की परिभाषा देखेंगे। सदिश की परिभाषा क्या होती है? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध होता हो। परिमाण के साथ साथ दिशा भी हमको ज्ञात हो तो वो कौन सी राशि होगी? सदिश राशि होगी। ठीक है, सदिश राशि के भाग करें हम अलग अलग, तो हमारे पास सबसे फर्स्ट इसका जो भाग आता है वह है मात्रक सदिश। सबसे इंपॉर्टेंट सदिश है मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश किसको कहते हैं? जिस सदिश का मापांक इकाई हो, जिस सदिश का मापांक इकाई हो उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक सदिश। उसे मात्रक सदिश कहते हैं। ठीक है, पहली परिभाषा तो यही हो गई हमारे पास कि जिस सदिश का मापांक क्या हो, इकाई हो, उसे हम कहेंगे मात्रक सदिश। ठीक है, जैसे इसकी हम बात करें तो हमारे पास कोई सदिश है ए, तो ए का मात्रक सदिश, वेक्टर ए का मात्रक सदिश। वेक्टर ए का मात्रक सदिश निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? मात्रक सदिश के लिए उसके ऊपर कैप का चिन्ह, ये जो तीर का चिन्ह बना हुआ है ये कैप कहलाता है। ठीक है, तो ए के बराबर क्या होता है? सदिश ए अपॉन मापांक ए। ठीक है, वेक्टर ए अपॉन मोड ए। मोड ए जो ये मापांक है इसको हम आगे सवालों में इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको सिर्फ इसका सूत्र याद रखना है। मात्रक सदिश किसको कहते हैं? जिस सदिश का मापांक क्या हो, इकाई हो, उसको हम कहेंगे मात्रक सदिश। मात्रक सदिश को दर्शाते किससे हैं? उस अवयव के ऊपर कैप लगाकर हम इसको दर्शाते हैं। ए के बराबर हो गया ए अपॉन मोड ए। नेक्स्ट जो दूसरा सदिश है हमारे पास वह है शून्य सदिश। शून्य सदिश किसको कहेंगे? जिस सदिश का मापांक शून्य हो, उसे शून्य सदिश कहते हैं। मतलब क्या हुआ? जिसका मापांक शून्य होगा, मापांक किस तरह दर्शाते हैं? मोड से। मतलब मोड ए का मान क्या हो जाएगा? 0, उसको हम कहेंगे शून्य सदिश। ठीक है, फिर तीसरा जो हमारे पास सदिश होगा वह सदिश होगा समदिश सदिश। समदिश नाम से स्पष्ट होता है जिसमें दिशा क्या हो? समान हो। दो या दो से अधिक सदिश जिनकी दिशा क्या हो? समान हो। समदिश जिनकी दिशा समान हो उसे हम क्या कहेंगे? समदिश सदिश। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए बी, ये यहां से यहां तक जा रहा है। ठीक है, दूसरा है मेरे पास सी डी, ये भी यहां से यहां तक जा रहा है। इसके बाद है मेरे पास ई एफ, इसकी भी समदिश। सिर्फ दिशा समान होनी चाहिए। परिमाण इसका छोटा इसका बड़ा हो सकता है लेकिन दिशा क्या होगी? सबकी सेम होगी, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये होता है हमारे पास समदिश सदिश। चौथी परिभाषा आती है समान सदिश। समान सदिश, समदिश सदिश। समदिश में क्या है? दिशा समान होती है। समान सदिश में जिस सदिश में इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, दो या दो से अधिक सदिशों हैं तो सदिशों का परिमाण व दिशा दोनों क्या होती है? समान होती है।
दोनों समान हो, परिमाण और दिशा दोनों समान हो, उसे हम क्या कहेंगे? समान सदिश। जैसे हमारे पास है ए बी ये रहा, फिर सी डी भी यहाँ से यहाँ, परिमाण भी सेम है और दिशा भी क्या है? सेम। इसको हम कहेंगे समान सदिश। पांचवा जो आता है हमारे पास वहां है विपरीत सदिश। विपरीत सदिश की परिभाषा में स्पष्ट बता सकते हैं। समान सदिश में क्या था? परिमाण और दिशा दोनों क्या थी? समान। इसमें क्या होगा? परिमाण समान होगा लेकिन दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सदिशों का परिमाण समान व दिशा क्या होगी? विपरीत। दिशा हमारे पास है विपरीत, दिशा विपरीत होगी। नेक्स्ट, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, ए बी ये रहा तो सी डी क्या हो जाएगा? इस टाइप से। डायरेक्शन दोनों का क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, दिशा दोनों की चेंज हो जाएगी। ठीक है। छठा इसका प्रकार है हमारे पास, छठा प्रकार आता है हमारे पास इसका ऋण सदिश। ऋण सदिश की बात करें तो इसमें क्या होगा? मान लो हमारे पास ए बी जो है वहां है ए, तो बी ए क्या होगा हमारे पास? माइनस, मतलब इसका उल्टा जो करोगे वो क्या आएगा? उसका ऋण आएगा। ये हमारे पास होता है ऋण सदिश। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, अब ये 6 प्रकार पढ़ लिए। एक बार 6 प्रकार वापस यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा था इसमें मात्रक सदिश। मात्रक सदिश में क्या पढ़ा था हमने? कि इसका सदिश का मापांक क्या हो? इकाई हो, उसको हम क्या कहेंगे? मात्रक सदिश कहेंगे। दूसरा प्रकार हमने पढ़ा शून्य सदिश। शून्य सदिश जिसमें सदिश का मापांक क्या हो? 0 हो जाए, उसको हम कहेंगे शून्य सदिश। तीसरा समदिश सदिश। समदिश सदिश में क्या था? 2 या 2 से अधिक सदिश हैं, उनकी दिशाएं क्या हो? समान हो, उसको हम कहेंगे समदिश सदिश। चौथा समान सदिश। समान सदिश मतलब उनकी दिशा और परिमाण दोनों क्या हो? सेम हो, उसे हम कहेंगे समान सदिश। पांचवा आता है हमारे पास विपरीत सदिश। विपरीत सदिश में क्या होता है? परिमाण समान होता है, क्वांटिटी मात्रा जो है वो सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन का क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। छठा ऋण सदिश। ऋण सदिश में क्या था? ए भी हमारे पास मान लो ए कोई अवयव आता है तो उसका उल्टा जो करेंगे तो वो क्या आएगा? माइनस से आएगा। ठीक है। 6 प्रकार हमने स्पष्ट कर लिए। अब नेक्स्ट आगे की बात करें हम, आगे हम सदिशों के योग के बारे में पढ़ते हैं। सदिशों का योग, ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है। सदिशों का योग 2 नियम से पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है? त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम जैसे हमारे पास है ये त्रिभुज बना हुआ है इस तरह का, ए बी और सी, इनको मैंने ये नाम दे दिया। ए से बी को मैंने इस एरो से दर्शाया, बी से सी को मैंने इस एरो से दर्शाया और सी से ए को मैंने विपरीत एरो से दर्शाया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो समान जो भुजाएं हैं ए बी प्लस बी सी, इनका डायरेक्शन सेम है और ये क्या हो रहा है? ए बी बी सी और ये सी इस साइड आना चाहिए लेकिन ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो और सेम डायरेक्शन में जो उनका योग जो होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। मतलब त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा का क्या होता है? बराबर होता है, बराबर ए सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ये हो गया त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम क्या है? 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, या फिर 2 समान भुजाओं का योग विपरीत भुजा के योग के बराबर होता है। दूसरा समांतर चतुर्भुज का नियम।
समांतर चतुर्भुज का नियम, तो हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं सबसे फर्स्ट। नाम दे देता हूं मैं ए बी सी और डी। ए से बी का डायरेक्शन, बी से सी का डायरेक्शन, ए से सी का डायरेक्शन, फिर यहाँ पर ए से डी का डायरेक्शन, डी से सी का डायरेक्शन। ठीक है, अब हम सिर्फ इस त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर। मतलब ए बी प्लस बी सी जो है वो किसके बराबर आ गया, ए सी के बराबर। ठीक है, इसी तरह ऊपर के त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए डी प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी सी बराबर ए सी। क्लियर? दोनों नियम आगे समझ में। त्रिभुज का नियम, दो भुजाओं का तीसरी भुजा के बराबर, और यहाँ पर भी दो भुजाओं का तीसरी भुजा के बराबर। आगे हम पढ़ेंगे सदिशों के गुणधर्म। सदिशों के गुणधर्म की बात करते हैं हम। सदिशों के गुणधर्म, वेक्टर की आखिर क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी, क्रम विनिमयता की। क्रम विनिमयता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर क्रम विनिमयता का मतलब क्या होता है, विनिमय मतलब एक्सचेंज करना। अगर हम उनके क्रम को चेंज कर दें तो भी उनका योग जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए व वेक्टर बी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं a प्लस बी तो वो किसके बराबर हो जाएगा, b प्लस ए के बराबर। मतलब इन दोनों का स्थान मैंने चेंज कर दिया तो भी इनका योग जो होगा क्या होगा, बराबर होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, क्रम विनिमयता। सेकंड प्रॉपर्टी सहचर्यता की, एसोसिएटिव सहचर्यता। सहचर्यता की प्रॉपर्टी में क्या होता है, मान लो मेरे पास तीन सदिश हैं, ए बी व सी, तीन सदिश हैं। अब इनका मैं योग करूं, जैसे a प्लस बी प्लस सी, इसमें मैं a प्लस बी को जोड़ के फिर c को जोड़ूं वो किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी के बराबर। मतलब b प्लस सी को जोड़ के a के साथ जोड़ो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है तत्समकता की। तत्समकता, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, वेक्टर जो है, मान लो मेरे पास वेक्टर ए है, उसके साथ में अगर पीछे जीरो जोड़ू या फिर उसके आगे जीरो जोड़ू वो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर। ये हो गई हमारी तत्समकता की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे है दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। जब दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश को ज्ञात करने की बात करें तो हमको मान लो हमारे पास माना दो बिंदु हम मान लेते हैं, एक तो P1 और एक मान लेते हैं P2। P1 है हमारे पास x1, y1 और z1। P2 है हमारे पास x2, y2 और z2। दो बिंदु है हमारे पास। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश की बात करें तो हमारे पास दो बिंदु कौन से हो गए, P1, P2। सदिश की बात करें इसका मतलब इसके ऊपर क्या करना है, वेक्टर लगा देना है। P1, P2 क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 का स्थिति सदिश, P2 का स्थिति सदिश माइनस P1 का स्थिति सदिश। स्थिति सदिश का मतलब क्या होता है, इसके साथ में x के साथ में i, y के साथ में j और z के साथ में k का प्रयोग करके हम इसको जोड़ते हैं। P2 का स्थिति सदिश बात करें, ये P2 के बिंदु है हमारे पास x2, y2, z2। यहाँ क्या हो जाएगा, x2i कैप प्लस y2j कैप
प्लस Z2 K कैप, ठीक है, माइनस P1 का स्थिति सदिश, तो P1 का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा हमारे पास x1 y1 और z1 के लिए, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। i j के किसके लिए प्रयोग करते हैं हम, i j और k ये हमारे पास x y और z की घटक है, ठीक है। अगर स्थिति सदिश ज्ञात करना है तो इसके साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, i j और k का। ये हमारे पास स्थिति सदिश हो गया, तो P1 P2 हमारे पास आ गया इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, I1 को अलग कर देता हूँ, J को अलग कर देता हूँ और K को अलग कर देता हूँ। अब x2i और x1i क्या है बीच में माइनस, ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप, फिर इन दोनों को लेते हैं y2j और y1j को, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1j कैप, फिर प्लस Z2 और Z1 की बात करें तो Z2 माइनस Z1 K कैप, ये हमारे पास हो गया P1 P2। इनके मिलाने वाले सदिश की बात कर रहे हैं, तो अब इसका क्या ज्ञात करेंगे, परिमाण ज्ञात करेंगे। P1 P2 का परिमाण, और परिमाण को हम दर्शाते हैं मोड से, मोड P1 P2। इसका परिमाण ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडरवुड i j और k के साथ जो घटक लिखे हुए हैं उनका स्क्वायर करके उनको साथ में जोड़ देते हैं, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, i के साथ का घटक क्या है x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर किया, फिर प्लस j के साथ में घटक क्या है y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस k के साथ में क्या है z2 माइनस z1 और उसका स्क्वायर। इस सूत्र से हम P1 P2 का मतलब दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको देख लो।